नाज़रीन, हम रीजनल एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि इजराइल ने गजा में जो अपने अटैक्स हैं वो बहुत ज्यादा तेज कर दिए हैं और वहां पर उन्होंने एक नया फेज लॉन्च किया है जिसको वो लास्ट फेज भी करार दे रहे हैं, जिसको वो फाइनल फेज भी जो है वो करार दे रहे हैं। और इसका आगाज है वो अनस शरीफ पर हमले से हुआ था, लेकिन अब ये जो है अपनी पीक की तरफ पहुंच रहा है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड अटैक्स जो है वो किए जा रहे हैं, टेंट्स को निशाना बनाया जा रहा है और बड़ी हॉरिफिक फोर्स जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ ही देर पहले वहां पर अल नसीर हॉस्पिटल है, उसको बराह रास्त निशाना बनाया गया। अल नसीर हॉस्पिटल की बिल्डिंग को बराह रास्त निशाना बनाया गया है और वहां पर 4 मजीद जर्नलिस्ट जो वो शहीद हो गए हैं और उसमें अमेरिकन जो न्यूज एजेंसी है, बहुत वन ऑफ द टॉप न्यूज एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड, रॉयटर्स, उनके भी जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद थे, वो भी शहीद हुए हैं। तो जर्नलिस्ट को टारगेट किया जा रहा है और हॉस्पिटल्स को जब निशाना बनाया जा रहा है और जर्नलिस्ट को टारगेट करने का मकसद यह, सैकड़ों जर्नलिस्ट शहीद हुए हैं ताकि जो रियलिटी ऑन ग्राउंड है वो छुपाई जा सके। तो ये बहुत ही एक डीप रूटेड स्ट्रेटजी है कि जो जर्नलिस्ट हैं, जो आई विटनेसेस हैं, इस सब के उनको जो है वो खत्म कर दिया जाए ताकि वो ना ही दुनिया के सामने जाकर रियलिटी रख सकें, ना ही बाद में जब वो किताबें लिख सकें, ना ही बाद में उनको डिफरेंट फोरम्स पर बुलाया जाए और वो तमाम उम्र जो है वो इजराइल के जो मजालिम है उसको दुनिया के सामने खोल खोल कर जब बताते रहें। ये एक डीप रूटेड स्ट्रेटजी है। इसका एक ताल्लुक तो मौजूदा जो हालात हैं उनको छुपाने से है और एक ताल्लुक जो आगे रीराइट करना है हिस्ट्री को, उसके साथ भी जब इसका बरह रास्त ताल्लुक है। तो ये सारे वाकयात नाज़रीन हमें बताते हैं कि वो कभी भी गजा को ओपन नहीं होने देंगे, कभी भी गजा का मुहासरा नहीं खत्म करेंगे, कभी भी वो सीज फायर नहीं करेंगे। इसलिए अरब्स जिस जंग को अवॉइड कर रहे हैं या जिस इकदाम को अवॉइड कर रहे हैं वो अल्टीमेटली जब उनको उठाना ही पड़ना है। तो ये अनइमेजिनेबल सूरत हाल है, अनबियरेबल एक सिचुएशन है जिससे यानी फलस्तीनी गुजर रहे हैं। और इस सदी का इंसान ये सोच नहीं सकता था कि इतनी ज्यादा इंप्यूनिटी किसी भी मुल्क को हासिल हो सकती है, इवन वो अमेरिका ही क्यों ना हो। इस सदी का इंसान जब वो, आप देखें जब इराक वॉर हो रही थी तो जूलियन असांज ने सिर्फ एक फुटेज जारी की थी, सिर्फ एक फुटेज जारी की थी जिसमें सिविलियंस को जब निशाना बनाया गया और पूरी तरह से दुनिया हिल कर रह गई थी। और वो तो सोशल मीडिया का दौर भी नहीं था और उसने हिला कर रख दिया था पूरी तरह से। तो इसलिए माजी में ये ऐसा होता रहा, सिर्फ एक आर्टिकल लिखा गया है, सिर्फ एक आर्टिकल लिखा गया, वियतनाम वॉर में ऐसा हुआ है, सिर्फ एक आर्टिकल लिखा गया है और पूरी तरह से दुनिया हिल गई है। तो ये तो बिल्कुल एक अजब सी चीज, और वो हम 50 साल पहले की बात कर रहे हैं और ये हम आज की बात कर रहे हैं इस मॉडर्न टाइम में। तो आज का इंसान ये सोच नहीं सकता था कि इस सतह की इंफिनिटी, तो ये जो इंफिनिटी है ये ना सिर्फ रीजनल थ्रेट है बल्कि ये ग्लोबल थ्रेट है कि आप किसी को इतना अलाउ कर रहे हैं कि वो कुछ भी करता चला जाए, तो वो यहां गजर फलस्तीन और वेस्ट बैंक तक जब रुकने वाला तो नहीं है। तो ये हो नहीं सकता था अगर फुल फ्लैज सपोर्ट जब इजराइल को हासिल ना होती। तो ओआईसी का नाज़रीन इस वक्त इजलास होने जा रहा है और तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स वहां पर पहुंच रहे हैं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर वहां पर पहुंचे हैं। बड़ा गैर मामूली इजलास होने जा रहा है। देखिए ये ओआईसी, ये अरब लीग, ये सारे फोरम जो है ये फारिग हो चुके हैं, ये सिर्फ एक डिबेटिंग क्लब बनकर रह गए हैं। और अगर ये इतने बड़े फोरम्स, अगर ये यूनिटी शो नहीं कर सकते, अगर ये कोई प्रैक्टिकल इकदाम नहीं ले सकते, तो इनका करना क्या है? अचार डालना इनका। मतलब इस तरह के डिबेटिंग फोरम्स तो और भी बहुत सारी एनजीओ ने बनाकर बैठी हुई हैं जिसमें पूरी दुनिया की नुमाइंदगी होती है, डिबेट्स होती हैं, उसमें गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी शरीक होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स भी शरीक होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स भी शरीक होते हैं। तो ये उस टाइप की फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है। फिर इसका किरदार क्या है? तो ये जो इदारे हैं, जैसे बाकी दुनिया के सिस्टम्स फॉल कर रहे हैं, ये भी इदारे फारिग होने जा रहे हैं। ये सारे फोरम्स है, वो अरब लीग, ओआईसी, ये सब फारिग होने जा रहे हैं। तो अब इनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है कि ये कोई अमली इकदाम उठाएं, क्योंकि लोगों को कोई उम्मीद नहीं है इन इदारों से, इन फोरम से, ठीक है, और इन गवर्नमेंट से किसी को कोई उम्मीद नहीं है। आप नोट करें, जिस दिन पहला ओआईसी का इजलास हुआ था 7 अक्टूबर के बाद, और उसमें यह बात रखी गई थी कि ऑयल सप्लाई जो है वो बंद की जाए, दीगर बहुत सारे इकदाम पेश किए गए थे जिसको 2 से 3 ममालिक ने रिजेक्ट कर दिया था, और वो ऑयल बेचने वाले ममालिक है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। और ये वो टाइम था जब इजराइल को एक और आप कह लें कि उनको एक ये टाइप ऑफ परमिशन ही था ना, कि जब उधर बमबारी हो रही है, फलस्तीनी मारे जा रहे हैं और आप यहां पर कोई अमली इकदाम उठाने से ऐलान नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप अलाउ कर रहे हैं इसराइल को कि वो करता रहे। तो वो पहला जो इजलास है वो हुआ और उसमें कोई कंसेंसस नहीं हो सका, और इसी चीज ने फिर इसराइल को अलाउ किया, और आज 23 महीने गुजर चुके हैं। तो अब ये ओआईसी का बड़ा गैर मामूली इजलास होने जा रहा है, और मैंने आपको बताया ना कि बिल्कुल इनकी साख जो है वो दांव पर लगी हुई है कि अभी अगर ये कुछ नहीं कर सकते तो इन्होंने इनका मकसद क्या है? अगर इतना बड़ा सानहा अनफोल्ड होता चला जा रहा है और उसको ये रोक नहीं सकते हैं, और फिर ग्रेटर इजराइल का थ्रेट जो है वो तमाम मुल्कों की तरफ बढ़ रहा है और उस पर भी ये इकदाम नहीं उठा सकते हैं, तो फिर इनका करना क्या है?
तो ईरान और इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी अभी मुलाकात हुई है सऊदी अरेबिया में ही, जद्दा में। और वहां पर यानी ईरान और जो मिस्र के ताल्लुकात हैं वो बड़े अनप्रेसिडेंटेड स्केल के ऊपर गहरे होते चले जा रहे हैं, क्योंकि अब देखिए ना, मिस्र को भी अब अंदाजा है कि उसको सामना करना पड़ना है इसराइल का। तो मिलिट्री जो कॉपरेशन है वो चाइना के साथ मिस्र का बढ़ रहा है, टर्की के साथ मिस्र का बढ़ रहा है, लेकिन चूंकि ईरान के साथ एक हिस्ट्री है कि फॉर डेकेड्स उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन अब ये उतनी ही तेजी के साथ ताल्लुकात जब बेहतर होते चले जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो है फ्रांस के जो ताल्लुकात हैं इसराइल और अमेरिका से बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं फलस्तीन के मामले की वजह से। अब इसराइल पहले ब्लेम कर रहा था फ्रांस को, अब अमेरिका भी पूरी तरह से फ्रांस को ब्लेम कर रहा है, खासकर मैक्रोन को टारगेट किया जा रहा है कि ये बंदा जो है ये तो एंटीसेमिटिज्म जब फैला रहा है। अब यहां पर अमेरिका एक बहुत ही अनयूजुअल सपोर्ट जब इसराइल को दे रहा है कि उसके हर नैरेटिव को जो बेसलेस है उसको मुकम्मल डिप्लोमेटिक शील्ड दी जाती है। अब जैसे इसराइल ब्लेम कर रहा था मैक्रोन को कि वो जो फलस्तीन की रिकॉग्निशन की बात कर रहा है या गजा में सीजफायर की बात कर रहा है, तो ये एंटीसेमिटिज्म फैला रहा है। अब जनाब अली अमेरिका ने भी इस नैरेटिव को अडॉप्ट कर लिया और कहते हैं कि वाकईतन मैक्रोन जो एंटीसेमिटिज्म फैला रहा है, क्यों? ड्यू टू सीजफायर की जो ये बात करता है, रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टाइन की जो बात करता है। यानी देखें बेसलेस बात है। लॉजिक तो ये है कि अगर ये बढ़ भी रहा है तो उसकी वजह गजा में जो कुछ इसराइल कर रहा है उसका नतीजा है, लेकिन वो इसको दूसरे अंदाज में यानी उन मुल्कों को प्रेशराइज करने के लिए और मुल्कों में भी उस लीडरशिप को प्रेशराइज करने के लिए टारगेट करके, जैसे वहां ऑस्ट्रेलिया में आप देखें उनके प्राइम मिनिस्टर को टारगेट किया गया। नेतन्याहू ने कहा कि इसने बिट्रेल किया, उसने सिर्फ टारगेट किया प्राइम मिनिस्टर को। यहां मैक्रोन को टारगेट किया जा रहा है, तो ये उनका एक पैटर्न है। और अमेरिकी जो एम्बेसडर इन फ्रांस है उसने मैक्रोन के खिलाफ ओपन लेटर लिखा है वहां पर। अच्छा, ये तो बहुत ही गैर मामूली बात है कि वो उसका काम अपने अमेरिका और फ्रांस के ताल्लुकात देखना है या इजराइल और फ्रांस के ताल्लुकात देखना है। और इसमें एक और अहम बात यह है कि वो अमेरिकी एम्बेसडर है कौन? वो अमेरिकी एम्बेसडर जो ट्रंप का समधी है, यानी उस एम्बेसडर का जो बेटा है जेरेड कुशनर, वो ट्रंप का दामाद है। तो ये इसमें एक और गहरी बात है कि ट्रंप फैमिली और ओवरऑल अमेरिका किस सतह का जो डिप्लोमेटिक कवर है वो दे रहा है। और उधर जो इजराइल का फॉरेन मिनिस्टर है उसने कहा है कि चूज करना होगा यूरोप को बिटवीन अस एंड हमास, या यूरोप जो है वो हमें चूज करे या फिर हमास को। और यूरोप जिसने कोई एक अमली इकदाम नहीं उठाया है सिवाय कंडेमनेशन के, उनको यह भी कबूल नहीं और वो इस हद तक धमका रहे हैं। मतलब मैं आपको कह रहा हूं इस जंग से बिल्कुल चीजें मुख्तलिफ सामने आई हैं कि इजराइल कंट्रोल करता है यूरोपियंस को और वेस्ट को, उनको इस अंदाज के अंदर जब वो धमका रहा है, उनकी लीडरशिप को जब वो टारगेट कर रहा है, और अब ये कह रहा है कि हमारे दरमियान चूज करे या भाई यूरोप ने किया क्या है फलस्तीन के लिए, और पिछले 80 साल में क्या किया है, और इन 23 महीनों में यूरोप ने किया क्या है फलस्तीन के लिए? सीज फायर तो वो करवा नहीं सके, एक सैंक्शन वो ढंग की लगा नहीं सके। तो लेकिन फिर भी इनका जो है बिहेवियर देखे। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन गजा में जो हेडलाइंस है पहले आपके सामने रखते हैं। देखिए गजा में जो गजा सिटी है, जो इनका प्लान्ड अटैक है, इस पर इन्होंने अभी सरकारी सतह पर यह ऐलान नहीं किया है कि हमने ये शुरू कर दिया है, ना ही बाकी गवर्नमेंट्स ये कह रही हैं कि ये शुरू हो चुका है, बल्कि ओवरऑल जो कवरेज हो रही है या ओवरऑल जो टॉक्स हो रही हैं वो यही है कि जी इसको रुकवाया जाए। नहीं, वो शुरू हो चुका है। ये एक इजराइल का पैटर्न है, वो इसी तरह से करता है और एक मिलिट्री स्ट्रेटजी होती है। तो अनस अल शरीफ को जिस दिन निशाना बनाया गया, ये उस दिन गजा सिटी के प्लान्ड अटैक का आगाज था। उस अटैक के साथ उन्होंने ये एस्टिमेट किया कि दुनिया का रिएक्शन क्या आएगा। आज उन्होंने नसीर हॉस्पिटल को बराह रास्त निशाना बना दिया और 4 जर्नलिस्ट को वहां पर शहीद किया, दर्जनों दीगर फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। आज के इस रुथलेस हमले से, इतने बड़े हमले से हॉस्पिटल को निशाना बना दिया, जर्नलिस्ट को टारगेट करके निशाना बना दिया। आज के इस हमले के बाद वो 24-48 घंटे दुनिया का रिएक्शन चेक करेंगे। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं गजा सिटी में और ओवरऑल गजा पट्टी में और ज्यादा रुथलेस हमले जो है वो होने जा रहे हैं, क्योंकि यही उनका पैटर्न है। वो दुनिया को चेक करते हैं ऐसे किसी बहुत ही बेरहमाना अटैक से। वेयर इज द आउटरीच? जर्नलिस्ट अमंग 20 किल्ड इन इजरायली अटैक, 20 फलस्तीनी शहीद हो गए। रॉयटर्स ये कंफर्म कर रहा है कि हमारा जर्नलिस्ट भी शहीद हुआ है। इजराइल फील्स इट कैन डू व्हाटएवर इट वांट्स। इजराइल ये समझता है कि वो कुछ भी कर सकता है और उसको जो है वो कोई रेपरकशन जो है वो फेस नहीं करना पड़ेंगे। इजराइल ने इन 23 महीनों के अंदर जो सबसे बड़ा लेसन सीखा है वो ये सीखा है कि इट कैन प्रीटी मच डू व्हाटएवर इट वांट्स एंड गेट अवे विद इट। और बस मतलब उसको लोग भूल जाएंगे और उसका कुछ भी नहीं बनेगा और जो मर्जी ये करना चाहे वो कर सकता है। और उसने पैरामेडिक्स को निशाना बनाया, एड वर्कर्स को निशाना बनाया, जर्नलिस्ट को निशाना बनाया और कुछ भी नहीं हुआ। उनको करना क्या है कि निशाना बनाना है, अटैक करना है, जुल्म करना है और बस फिर एक स्टेटमेंट जारी कर देनी है
इसको डिनाय करने की या फिर ब्लेम करने की हमास पर, या इसको डिनाय कर देना कि ये हमने किया नहीं, या कह देना कि ये बस गलती से हो गया, या फिर उसको जब हमास के खाते में डाल देना है। तो अभी वो लिख रहे हैं कि ये जो अल नसीर हॉस्पिटल के ऊपर अटैक हुआ है, इसकी देखेंगे कि वो क्या बात करते हैं कि इसको हमास के खाते में डालते हैं या कहेंगे गलती से हुआ। और देखना अनस अल शरीफ की, उन्होंने एडमिट किया कि हमने बराह रास्त निशाना बनाया, और क्या कहा कि अनस अल शरीफ जब हमास का कमांडर है तो ना उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन होनी है, दुनिया बस भूल गई, दुनिया बस आगे बढ़ गई। और ये उनका पैटर्न है कि वो एक से बढ़कर एक जुल्म करते हैं ताकि पिछला जुल्म वैसे ही दुनिया भूल जाए। तो विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर वो कोई स्टेटमेंट जारी करेंगे, और गेस ये है कि वो कहेंगे दे विल टारगेटिंग अ टेररिस्ट एंड देन जस्ट मूव ऑन, और कहेंगे कि हम तो बस टेररिस्ट को निशाना बना रहे थे, और फिर वो बस आगे बढ़ जाएंगे और मजीद अटैक करेंगे। वी आर रनिंग आउट ऑफ वर्ड्स, अल्फाज नहीं है कि बयान कैसे किया जाए, क्योंकि ये वो ट्रेजेडी है। देखें, वॉर रिपोर्टर्स होते हैं ना, तो वॉर को एक्सप्लेन किया जाता है, जेनोसाइड के रिपोर्टर तो होते नहीं है, पर जेनोसाइड को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। तो इसलिए ये एक होता है सिंबॉलिक बात करना, एक बिल्कुल ये सही बात है कि अल्फाज ही नहीं है, क्योंकि वॉर की रिपोर्टिंग होती है, उसके लिए अल्फाज हैं, उसके लिए डिक्शनरी है। जेनोसाइड के लिए तो कोई डिक्शनरी आज तक जो तश्कील नहीं पाई, और ना इस मॉडर्न टाइम में किसी ने जेनोसाइड को रिपोर्ट किया। वेयर इज द आउटरीच एंड सॉलिडरी फ्रॉम इंटरनेशनल जर्नलिस्ट? देखना पूरी दुनिया सोई हुई है, और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट कम्युनिटी क्या कर रही, क्या अपनी इकदाम उठा रही। ये जो बड़े बड़े मीडिया इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कैसे इजराइल की कठपुतली हैं, और कैसे इनके अंदर इनके लोग बैठे हुए हैं, ये भी दुनिया के सामने आया। एक्सप्लोजन्स रॉक गाजा सिटी जैतून फुटेज शोज, तबाह हाल लुटे पुटे फलस्तीनी, उनके ऊपर ऐसे बम गिराए जा रहे हैं कि वो धमाकों से गूंज रहे हैं, जमीन हिल रही है। तो मैंने आपको बताया ना कि ये अरब, ये सब दाव के ऊपर है, ये ओआईसी, ये अरब लीग सब दाव के ऊपर है, ये पूरे रीजन की सिक्योरिटी दाव के ऊपर है। ये इतने बड़े तूफान को दावत दे रहे हैं अपनी खामोशी से। मैं आपको बता रहा हूं वो कंट्रोलेबल नहीं होगा, वो पता नहीं किस किस को अपनी लिपेट में ले जाएगा। कोई हद होती है किसी चीज की। अब ओआईसी का जो इजलास होने जा रहा है, अब देखते हैं कि ये उसमें क्या बात करते हैं। उसमें प्रैक्टिकल इकदाम की बात की जा रही है, और उससे पहले फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान और इजिप्ट जो है उनकी मुलाकात हुई है। पुश फॉर मुस्लिम यूनिटी, एक्शन टू स्टॉप गाजा जेनोसाइड। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन जो है वो ओआईसी का होने जा रहा है, जिसको टर्की जो है वो चेयर करेगा, और इसमें फलस्तीन का जो इशू है उसको डिस्कस किया जाएगा। उससे पहले ईरान और इजिप्ट की जब मुलाकात हुई है, जिसमें रीजनल और मल्टीलैटरल लेवल के ऊपर जो है एक्सपेंशन ऑफ क्राइसिस और प्रिजर्व द स्टेबिलिटी ऑफ द मिडिल ईस्ट, इसको डिस्कस किया गया है। और इजरायली रिजीम जो है वो कैसे डिस्प्लेस कर रही है और स्टारवेशन कर रही है। दे अर्ज मुस्लिम कंट्रीज के वो इमीडिएट और कोऑर्डिनेटेड एक्शन लें इजराइल की जेनोसाइड को जब रोकने के लिए। स्ट्रेंथनिंग मुस्लिम यूनिटी अगेंस्ट कॉमन थ्रेट्स, ये ईरान ने कहा है। देखे ना, ईरान बरसों से लड़ रहा है इजराइल से, और ये ईरान को ही अपना दुश्मन डिक्लेयर करके बैठे रहे। तो ईरान ने कहा है कि ये कॉमन थ्रेट है हमारे लिए, तो ये खतरा है ही है, और हमने खुद इसको खतरा बनाया क्योंकि हमने इजराइल के सामने सरेंडर नहीं किया, लेकिन असल में ये कॉमन थ्रेट है। और मिनिस्टर्स आर डिस्कसिंग इजराइल डिक्लेयर्ड प्लान, जो फुली ऑक्युपाई गाजा सिटी को करने का प्लान है, उसको डिस्कस किया जा रहा है। और इसमें क्या डिस्कस होगा, मैकेनिज्म के कैसे एक्सर्ट ग्रेटर इंटरनेशनल प्रेशर डाला जाए, लीगल एक्शंस क्या लिए जा सकते हैं अगेंस्ट इजरायली ऑफिशियल्स, एंड वेज टू यूनिफाई ओआईसी मेंबर्स अराउंड एग्जिस्टिंग यूएन रेजोल्यूशंस। तो दो चार जो बड़े ओआईसी के मालिक हैं, उनके कमर्शियल मफादात की वजह से फलस्तीनियों को यह कीमत चुकाना पड़ी है। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि यह जो सो कॉल्ड ग्रेटर इजराइल का थ्रेट है, यह ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी के लिए खतरा है, और मुस्लिम स्टेट्स को जब वो स्ट्रेंथन हो जाना चाहिए, मुतहद हो जाना चाहिए। और ईरान और मिस्र के जो ताल्लुकात हैं वो ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में गए हैं इन द रिसेंट ईयर। जो शाह ईरान था ना, वो यहां से फ्लाई किया था, और इजिप्ट जब चला गया था, तो तब से इजिप्ट और ईरान के ताल्लुकात जो अच्छे नहीं है। तो लेकिन अब तेजी के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। 2023 में इराक ने मेडिएट किया था दोनों मुल्कों के दरमियान टॉक्स को, उसके बाद फिर आगे बढ़ा। फिर 2024 में ईरान के सदर ने जब वो कायरो का दौरा किया और प्रेसिडेंट सीसी के साथ मुलाकात की, अनप्रेसिडेंटेड फेज ऑफ ट्रस्ट और कोऑपरेशन जो है वो आगे बढ़ रहा है। और फिर 2025 में थ्रू आउट तेहरान और कायरो जो है वो राब्ते के अंदर है, और दोनों की ज्वाइंट पोजीशन है अगेंस्ट इजराइल, और मिलिट्री जो तामुन है वो बढ़ रहा है। तो यानी आप देखें ना कि ईरान ने एक बॉर्डर के ऊपर यानी लेबनान में इजराइल को इनसर्कल किया, फिर सीरिया से इनसर्कल किया, और अब इजिप्ट के साथ वो ताल्लुकात जो बढ़ा रहे हैं। तो मिस्र को अंदाजा है कि इसका नतीजा जो है वो एक्चुअली क्या निकलेगा। अब इसी दरमियान एक अजब वाकया हो रहा है, बहुत ही अजब टाइम है नाज़रीन।
कि अमेरिका जिस सतह की डिप्लोमेटिक शील्ड दे रहा है, यह बहुत ही अनबिलीवेबल है। यानी इजराइल जो भी नैरेटिव बनाता है, अमेरिका उसको अडॉप्ट कर लेता है और उसको जब उसी तरह से आगे बढ़ाता है। अब इजराइल का नैरेटिव यह है, वेस्टर्न कंट्रीज को प्रेशराइज करने के लिए और लीडरशिप को टारगेट करने के लिए, कि वो कह रहे हैं ये एंटीसेमेटिक है। अब ये कितनी बोगस बात है। अगर वो सीज फायर की बात कर दें तो ये एंटीसेमेटिक कैसे हो गया? और जैसे हैरिस ने लिखा कि एंटीसेमेटिज्म इज द सीक्रेट वेपन ऑफ नेतन्याहू, लेकिन इस बात को अमेरिका अडॉप्ट कर रहा है। ये अजब यहां पर मामला। और यूरोपियंस के खिलाफ, भाई यूरोपियंस एंटीसेमेटिक हो, ठीक है ना, यूरोपियंस भी एंटीसेमेटिक हो गए। और पिछले दिन जर्मनी ने कहा कि हम फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे, तो वो भी, जर्मनी भी एंटीसेमेटिक हो गया। तो उन लीडरशिप को प्रेशराइज करने के लिए, और अब अमेरिका उसको अडॉप्ट कर रहा है। फ्रांस में एक अजब वाकया हुआ है, जो अमेरिकन एम्बेसडर टू फ्रांस है अभी अपॉइंट हुए हैं, और ये ट्रंप के समधी हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, और इनके बेटे जो जैरेड कुश्नर हैं, जिनका बहुत ज्यादा रोल है, बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है, ट्रंप के ऊपर उसका बहुत इन्फ्लुएंस है, और ओवरऑल दुनिया भर में उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। और जैरेड कुश्नर ही था ये जो रियल स्टेट गजा का सारा मामला है ना, ये जैरेड कुश्नर ने आगे बढ़ाया था। ग्रीनलैंड, उधर भी जैरेड कुश्नर। ओवरऑल दुनिया भर से जो, यानी आप देखना ट्रंप को ओवरऑल जो लॉबिंग फर्म्स होती हैं, वो लॉबिंग नहीं कर रही होती, बल्कि वो सारी लॉबिंग जो जैरेड कुश्नर के थ्रू हो रही होती है। तो वो बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है। तो उसका जो वालिद है, उसको ट्रंप ने भेजा है पेरिस में, और एक समधी को उसने अफ्रीका का एडवाइजर लगाया। तो ट्रंप की फैमिली जो है ना काफी, तो उसने ये बात की है कि मैक्रोन जो है एंटीसेमेटिक है, और उसने ओपन लेटर जारी कर दिया। और उस पर फ्रांस ने बहुत ही अनयूजुअल इकदाम उठाते हुए उस अमेरिकी में ट्रंप के समधी को बुलाने का फैसला किया। फ्रांस समन्स यूएस एम्बेसडर ओवर एंटीसेमेटिक लेटर। ड्रामेटिक टेंशन जब इस वक्त देखी जा रही है, और गुस्सा है अमेरिका और इजराइल में टुवर्ड्स फ्रांस। अच्छा, फ्रांस की जो एक हिस्ट्री है, फ्रांस के साथ इनकी बनी नहीं है। यानी जैसे अब देखना, जब फ्रांस और बर्तानिया था वर्ल्ड वॉर में के बाद, तो इजराइलियों ने कहा कि हम बरतानवी फौज फलस्तीन में चाहते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, नॉट फ्रांसीसी। तो ये उनका एक फ्रांस के साथ है, फ्रांस इनसे ज्यादा उतना कंट्रोल नहीं हुआ। तो अब ये फ्रांस को जो है निशाने पर इन्होंने ले लिया है। हाईली अनयूजुअल एंड अंडरस्कोर द सेवेरिटी ऑफ द डिप्लोमेटिक रिफ्ट। और उन्होंने लेटर में लिखा, और वॉल स्ट्रीट जर्नल में वो शाया हुआ। वॉल स्ट्रीट जर्नल एक बहुत बड़ा यानी टूल है इजराइल के प्रोपेगेंडे का। आई राइट आउट कि मुझे बड़ा डीप कंसर्न है कि ड्रामेटिक राइज एंटीसेमिटिज्म का हो रहा है फ्रांस के अंदर, और गवर्नमेंट कोई इकदाम नहीं उठा रही है। और उसने इल्जाम ठहराया फ्रांस की गवर्नमेंट को और मैक्रोन को कि वो जो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने जा रहा है, इससे राइज हो रहा है एंटीसेमिटिज्म में। और परहैप्स मोर पॉइंटेडली ही कंटिन्यूज टू डिक्लेयर, आज की दुनिया में एंटी ज़ायनिज्म अगर आप बात करेंगे तो इसका मतलब होगा एंटीसेमिटिज्म। तो इस पर वो करेंगे। अब यहां पर मैं सिर्फ एक बात छोटी सी आपके सामने रखूं। जो ज़ायनिस्ट लीडर्स थे ना, उनकी एक पूरी प्लानिंग थी। दो फेज थे, यानी इजराइल है ना, देखें उस वक्त की जो जनरेशन थी वेस्ट की, आज वो जनरेशन तो नहीं है। तो फिर हर जनरेशन कैसे इजराइल की सपोर्ट जारी रखेगी? इसके लिए जो ज़ायनिस्ट लीडर्स थे इन अर्ली 90s में, पिछली सदी की शुरुआत में, उन्होंने दो प्लान बनाए थे। एक प्लान यह बनाया था कि ओवरऑल जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ये ट्रांसफर किया जाता रहेगा, और उसके लिए पूरी लॉबिंग की जाएगी, ठीक है ना, हर गवर्नमेंट में उसको कंट्रोल किया जाएगा, इंस्टीट्यूशंस होंगे सारा। ये एक फेज था, और ये आज तक आपको वही नजर आ रहा है। लेकिन उनको अंदाजा था कि अगर कभी यहां वेस्ट के अंदर तब्दीली आ गई तो फिर क्या होगा। उसके लिए उन्होंने एक दूसरी तैयारी कर रखी थी, जो आज हम देख रहे हैं वो दूसरा फेज। और ये यूरोपियंस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये उस चीज का नतीजा है कि इन्होंने ये जो सारा फसाद खड़ा किया ना, ये जो तमाशा लगाया है, अब उसका बैकलैश है। दूसरी तैयारी जो ज़ायनिस्ट लीडर्स ने की, अपने लोग वो बराह रास्त इन गवर्नमेंट्स के अंदर पेनिट्रेट किए, बड़ा बिलियनर बना दिया, बड़ी कंपनी, सियासत में हर शोबे में अपने लोग, यानी अपने मजहब के लोग, उनको वहां पर पेनिट्रेट किया। तो ये जैरेड कुश्नर कौन है? ठीक है ना, ये इन्हीं के मजहब का बंदा है, ठीक है। तो ये दूसरा फेज है। अब आप नोट करें कि ऑस्ट्रेलिया में वाकयात हुए, ऑस्ट्रेलियावी फौजी, उसकी लॉयल्टी टुवर्ड्स इजराइल है। इस तरह हम थ्रू आउट द वेस्ट बहुत सारे ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए हैं कि अब जैसे टक्कर कार्लसन ने कहा कि इनके जो सारे हैं उनकी नेशनैलिटी कैंसिल की जाए। क्यों? क्योंकि उनकी लॉयल्टी इजराइल के लिए। तो ये दूसरा था कि जिसकी अभी तक उनको इतनी खास जरूरत पेश नहीं आई कि इनके लोग बराह रास्त बैठे होंगे। जब यानी वेस्टर्न जो हैं वो अपनी राय बदलेंगे तो फिर इनके लोग उनको संभालेंगे, उनको कंट्रोल करेंगे, उनको जकड़ेंगे और उनको उठाकर बाहर फेंकेंगे, जो एक एक लीडर तब्दील होगा। तो ये वो दूसरा फेज है, और ये यूरोपियंस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अब देखिए, अगर फ्रांस ने, मैक्रोन ने बात कर ही दी है, अभी तक उसने कोई अमली इक़दाम उस तरह से तो नहीं उठाया कि कोई सैंक्शन लगा दी हो, लेकिन अगर बात कर ही दी है तो अब देखिए उसको कैसे शिकंजा उसके खिलाफ जो वो कसा जा रहा है।
तो अब बराह रास्त ये अमेरिका और फ्रांस आमने सामने आ गया ना। मतलब आज पता नहीं लास्ट टाइम ये कब हुआ है या नहीं भी हुआ कि फ्रांस ने अमेरिकी एम्बेसडर को बुलाया या किसी यूरोपियन कंट्री ने अमेरिकी एम्बेसडर को बुलाया। तो ये बायोलैटरल इशू नहीं हुआ, बल्कि ड्यू टू इजराइल हुआ है ये मामला। तो ये एक बात है और इसलिए यूरोपियंस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज, और ये उसका नतीजा है कि इन्होंने ये जो सारा तमाशा यहां पर लगाया। अब देखें उसका रिएक्शन क्या आ रहा है। इजराइल फॉरेन मिनिस्टर ब्लास्ट यूरोपियन लीडर्स एज ही हेड्स टू यूरोप, एज ही हेड्स टू यूएस। मतलब आप जरा इनकी एरोगेंस चेक करें, इनकी बदमाशी तो आप चेक करें। कहता है जो यूरोप कर रहा है ये हमास को रिवार्ड कर रहा है, और फ्रांस खास तौर पर जो है, उसके अलावा अदर कंट्री जो रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं, ये बिल्कुल इसको हम कबूल नहीं करते। और यूरोप मस्ट चूज इजराइल और हमास, या हमें चूज करे। भाई हमास को क्या चूज करना है यूरोप ने? वो तो एक जेनोसाइड को रुकवाने की सिर्फ बात ही कर रहे हैं, सीज फायर की बात ही कर रहे हैं, उसमें हमास कहां से आ गई? एवरी एक्शन अगेंस्ट इजराइल डायरेक्टली सर्व्स द एक्सेस इन द मिडिल ईस्ट। तो अब देखिए ना, वही नैरेटिव है जिसको आप आगे फिर अमेरिका अडॉप्ट कर रहा है। ये इजरायली फॉरेन मिनिस्टर जब अपने पहले दौरे पर अमेरिका जा रहा है, जहां पर मार्को रूबियो से मुलाकात होगी, सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी, ये भी बहुत ज्यादा यानी ये इजराइल की सपोर्ट इसको, और जो एपेक के लीडर्स हैं उनके साथ जब मुलाकात होगी। वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर द वर्ल्ड। तो ये ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज से जरूर आगाह करें। अल्लाह हाफिज।